बुलेटिन के आगाज में अहम खबर मुल्क की मईशत की बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी तश्कील दे दी। ये कमेटी गैर मुल्की सरमायाकारी की मॉनिटरिंग करेगी। 5 बड़े ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्की मईशत की बहाली का बड़ा आज़म, बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स कमेटी की तश्कील। आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के लिए तैयार। एपेक्स कमेटी गैर मुल्की सरमायाकारी की मॉनिटरिंग करेगी। एपेक्स कमेटी में वज़ीर खजाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दिफा, वज़ीर दिफाई पैदावार शामिल हैं। विफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वज़ीर पेट्रोलियम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी और पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के लिए सहूलतकारी करेगी। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी आइंदा 3 साल में गैर मुल्की सरमायाकारी को यकीनी बनाने के अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद भी करवाएगी। पाक IMF मुआहदे में डेडलॉक। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका से मदद मांग ली है। वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में IMF प्रोग्राम बहाली के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने अमरीकी सफीर को मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और IMF से तातुल के शिकार मुआहदे बारे आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना ने अमरीकी सफीर को IMF से डेडलॉक खत्म करवाने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सफीर ने वजीर खजाना को IMF से मुआहदे के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि वो IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा मुआहदा ख़त्म होने में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए हैं। और अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 17 सितंबर 2023 को जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाएंगे। देखिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सदर ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। 17 सितंबर 2023 को अदालत उज़्मा के सरबराह का मनसब संभालेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 1 साल 38 दिन तक चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा होने वाले जस्टिस काजी फायज़ ईसा पशीन के मरहूम काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी थे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इब्तिदाई तालीम कोयटा और कराची में हासिल की। उन्होंने कानून की तालीम लंदन से हासिल की और फिर वतन वापस आकर वकालत शुरू की। बतौर वकील तकरीबन 27 साल मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 5 अगस्त 2009 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उन्हें 5 सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने नवंबर 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी और PCO के तहत जजेस के हल्फ लेने की मुखालफत की थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 2012 में मेमो गेट कमीशन की सरबराही भी की। 8 अगस्त 2016 को होने वाले कोयटा खुदकश धमाके पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सौंपी गई। जस्टिस काजी फायज़ ईसा उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपील को मुस्तरद किया। नैब ने हुदैबिया पेपर मिल केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस फायज़ ने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। 2019 में उनके खिलाफ आमदन से जायद असासाजात बनाने का सदारती रेफरेंस पेश हुआ। 2022 में हुकूमत तब्दील होने के बाद नई हुकूमत ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त की, जिसकी समाअत के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फैसला महफूज किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार कर ली है। मुल्क भर में 93,371 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग अफसरान की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार। मुल्क भर में 93,371 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इंतखाबात से 2 माह कबल DROs, ROs और AROs की तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पंजाब में 49,871 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 14,960 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 9,974 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। KP में 15,700
508 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें से 4296 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 6549 हसास करार दिए गए हैं। सिंध में 19348 और बलोचिस्तान में 5015 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। सिंध में 4823 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 14525 हसास करार दिए गए हैं। बलोचिस्तान में 2083 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 2068 हसास करार दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 1041 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में 326 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 221 हसास करार दिए गए हैं। यूनान कश्ती हादसे में पकड़े जाने वाले 3 पाकिस्तानियों को रिहाई मिल गई। यूएनए और यूनानी हुकाम ने जांच पड़ताल करने के बाद इनको रिहा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़फ़र साही से, जो मोहम्मद अमीन हमजा के साथ मौजूद हैं। और सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे शिप उधर से निकला है। सुबह पाकिस्तान ने तकरीबन 350 से ऊपर ही थे बच्चे। मैंने तकरीबन 1-2 ही देखा था, वो कम उम्र के थे, तकरीबन किसी की 10 साल 11 साल उम्र थी। जो नीचे पहले दिन ही चले गए हैं उनको बाहर भी नहीं निकलने देते थे। 2 पाकिस्तानी हैं जिनकी डेथ ये हादसे से पहले ही उधर नीचे हो गई है। कभी इंजन स्टार्ट हो जाता था, कभी बंद हो जाता था, बस ऐसे ही बैलेंस खराब हो गया है शिप का, पता ही नहीं चला। 2-3 हलारे बने हैं, तीसरे हलारे में पानी आ गया। रात का टाइम था, शिप थे हमारे पास, थोड़ा थोड़ा दूर खड़े, वो लाटे मार रहे थे, बस सीढ़ी नज़र आ रही थी, पता नहीं बाकी कोई समझ नहीं आई। 35 से 40 मिनट जो है समंदर में तैरते रहे हैं और बाद में स्पीड बोट आई है। स्पीड बोट वालों ने हमको खींच के ऊपर डाल के फिर हमको शिप बड़े में खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जो कहते हैं कि हमें मुआशी और दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। इस वक्त बढ़ती महंगाई और मईशत की ज़बूहाली का चैलेंज दरपेश है। उन्होंने कहा कि हमें सियासत से नफरत और तकसीम को ख़त्म करना होगा। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। The challenges today are serious. Rising inflation, deepening economic crises, rising income inequality, polarization and divisiveness in society being a few of the most significant ones. We have a choice. We can be intimidated by these challenges or we can be inspired to overcome them. The youth of Pakistan have never been intimidated by challenges, and inshallah we will overcome. Fear is not an option. Failure is not an option. We will succeed, inshallah. We have always rejected the politics of hate and preferred the politics of reconciliation and the welfare of the people. I am not interested in attacking people or provoking people to attack others, but to create policies that generate more opportunity for everybody, for the students, workers, laborers, farmers, women, policies that strengthen the middle class and give more people the chance to climb up, create more good jobs and reduce poverty and educate more children and give more families the security of healthcare and protection from crime. I don't want our politics to revolve around fighting personalities, parties or institutions. Our politics should be about fighting poverty, inflation, unemployment and despondency. आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 6368 मेगावाट तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,132 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में तलब 26,500 मेगावाट है। पन बिजली की पैदावार 7,600 मेगावाट, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 568 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 7,500 मेगावाट है। बिजली की तलब और पैदावार में फ़र्क की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है, जो कई इलाकों में 10 घंटे तक पहुंच चुका है। कराची के तारीखी ग्राउंड की किस्मत जाग उठी है। हुकूमत सिंध ने किकरी ग्राउंड में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अली हफीज़।
कराची के इलाके लियारी में जो है आज ककड़ी ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम बात करें, लियारी वो इलाका है जहाँ पर फुटबॉल से जो है फुटबॉल के शौकीन अफराद का जो है एक गढ़ है। यहाँ पर बच्चे बड़े रोज़ाना की बुनियाद पर जो है फुटबॉल खेलते हैं। ककड़ी ग्राउंड में जो है काफ़ी अब तक सूरत हाल थी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से जो है खुसूसी तवज्जो दी गई है। उसके बाद अब ये ग्राउंड जो है चमक रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जो है वो बनाया गया है। अब से कुछ देर बाद बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस ग्राउंड का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। अगर हम बात कर लें इस ग्राउंड को लेकर तो काफ़ी जो है जो बैनुल-अक़वामी तर्ज पे जो है ये ग्राउंड बनाया गया है। बैठने वाले शायकीन के लिए भी जो है खुसूसी जो है जगह जो है मुख्तस की गई है। उनके बैठने के लिए भी जो है अच्छे इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं ग्राउंड के, वहाँ पर भी जो है खूबसूरत जो है काम किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब देखना ये है ख़ास तौर पर इसके मेंटेनेंस की देखभाल जो है वो किस तरह की जाती है। डीएमसी साउथ की जिम्मेदारी है और दीगर जो मुतालिका इदारे हैं और खुसूसन जो है लियारी वाले की जिम्मेदारी है कि वो इस ग्राउंड को जो है ख्याल रखें। यहाँ पर जो है रोज़ाना फुटबॉल होगी, सुबह दोपहर शाम यहाँ पर एडमिशन होंगे। दावा यही है मुतालिका हुकाम का कि इस ग्राउंड को जो है ख़ास तौर पर जो है इसकी जो है देखभाल की जाएगी। जी। उधर कोयटा में नादिर और तारीखी अशिया की नुमाइश सजाई गई। सदियों पुरानी सिलाई मशीनें, मौसीकी के आलात, मुख्तलिफ हथियार और खूबसूरत मुजस्मे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहरियों ने खूब दिलचस्पी ली। फरीदुल्लाह खान रिपोर्ट कर रहे हैं। 1.5 सदी कबल इस्तेमाल होने वाला पंखा, 100 साल से ज़ायद पुरानी सिलाई मशीनें, आलात मौसीकी और नायाब तलवारें और ऐसी ही कई मुनफरिद अशिया नुमाइश का हिस्सा बनी जो मकामी मार्केट में सजाई गई। कदीम ज़माने का ये पंखा मिट्टी के तेल से चलता था। नुमाइश में रखी गई सिलाई मशीनें 1912 और इससे कबल ज़ेर इस्तेमाल थी। बहुत मज़ा आया है मुझे यहाँ पे। मैंने पुरानी चीज़ें देखने को मुझे मिली हैं, अच्छी चीज़ें हैं, जैसे तलवार हो गई है, हॉर्सेस हो गए हैं। पुराने ज़माने की बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। ख़जाने हैं जो मतलब बाक़ियात निकलती हैं पुरानी चीज़ों की, तो उनसे लोगों को आगाह किया जाए ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा करें, इससे आगाह हों और उनके पास नॉलेज हो और दुनिया को भी पता चले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाली तलवारें और खंजर भी नुमाइश में रखे गए। कदीम बर्तन और मौसीकी के आलात में लोगों ने खूब दिलचस्पी ली। इन अशिया की बनावट में माजी के हुनरमंदों की महारत नजर आई। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश का मकसद लोगों को तारीख से आगाह करना है। इवेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए लगाई हुई है ताकि लोगों को पता चल सके कि कोयटा में भी एंटीक्स मौजूद है और यहाँ पे बड़े कम दामों में इसे बेचा जा सकता है। जैसे आप लोग को पता होगा बलूचिस्तान में ख़ासतर बीड्स आते जिसे पश्तों में हम लोग कहते हैं मरई, ये बड़ी महंगी होती है और ये पूरी दुनिया में टॉप होती है। पुराने वक्तों की ख़वातीन के लिबास और मुख्तलिफ धातों से बने जेवरात भी नुमाइश की जीनत बने। नायाब अशिया ऐसा कीमती ख़जाना है जिनकी कदर में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। फिल वक्त इतना ही।